मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज महात्मा गांधी के अगले विचारों को देखें। पिछले व्याख्यान में हमने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर चर्चा की थी। सत्य मतलब सदाचरण करिए, सच बोलिए और अपने जीवन में कभी भी असत्य का सहारा मत लीजिए। इस आत्मा को शुद्ध करने के लिए 5 उपाय हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। इन 5 साधनों का उपयोग करते हुए आत्मा को, अंतरात्मा को शुद्ध किया जा सकता है और तब फिर व्यक्ति को जो उसके अंतरात्मा कहे उसके अनुसार काम करना चाहिए। अहिंसा में हमने ये देखा कि मनसा वाचा कर्मा, किसी को भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं करना, मन से, वचन से, कर्म से। तीसरा सिद्धांत हमने सत्याग्रह को देखा था। सत्याग्रह का मतलब है सत्य पर आग्रह करते हुए अन्याय के विरोध करना। इस सत्याग्रह के कुछ प्रकार हैं, जिसमें पहला है असहयोग आंदोलन। आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखा होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया होगा। असहयोग का मूल अर्थ क्या होता है? असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना। एक उदाहरण लीजिए, जैसे परीक्षा चल रही है, 100 विद्यार्थी बैठे हैं, एक विद्यार्थी नकल करने की कोशिश करता है। उस विद्यार्थी को नकल करते हुए शिक्षक पकड़ लेते हैं और उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। जैसे ही एक विद्यार्थी को नकल करते हुए शिक्षक ने पकड़ा, मतलब 99 विद्यार्थी डर जाते हैं और डर करके उस शिक्षक को सहयोग करते हैं, अपनी इच्छा के विरुद्ध सहयोग करते हैं। मतलब एक शिक्षक 100 विद्यार्थियों को नियंत्रित कर सकता है। किसके बल पर? आपके सहयोग के बल पर। 99 विद्यार्थी न चाहते हुए भी शिक्षक को सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं विद्यार्थियों के सहयोग से एक शिक्षक पूरे 100 विद्यार्थियों की परीक्षा ईमानदारी से लेने का प्रयास करता है। लेकिन मान लीजिए, उदाहरण है, प्रेरणा मत लीजिए, लेकिन मान लीजिए एक विद्यार्थी को नकल करते हुए जब शिक्षक पकड़ लेते हैं, तब 2, 3, 4 विद्यार्थी यदि वहां पर खड़े होकर के चिल्लाने लगे, तो फिर क्या एक शिक्षक उन विद्यार्थियों को नियंत्रित कर पाएगा? नहीं। मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध आप दूसरे व्यक्ति को सहयोग करते हैं और इसी सहयोग के बल पर पूरी व्यवस्था का संचालन होता है। यही स्थिति भारत में भी थी। अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया। इन 200 वर्षों में कभी भी अंग्रेजों की संख्या भारत में 1 लाख से अधिक नहीं रही। तो देखिए, इन 1 लाख अंग्रेजों ने 35 करोड़ भारतीयों पर 200 वर्षों तक शासन किया। किसके बल पर? सहयोग के बल पर। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर देते तो अंग्रेज कभी भी भारत पर शासन नहीं कर सकते थे। इस स्थिति को महात्मा गांधी ने समझा और उन्होंने असहयोग आंदोलन का पूरा सांचा तैयार किया, पूरा कार्यक्रम तैयार किया। और 1920 में जब यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं 6 माह के अंदर भारत को आजादी दिला दूंगा। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। जहां कहीं भी भारतीय सरकारी नौकरी करते थे, अंग्रेजों को सहयोग देते थे, उन सब ने पद से त्याग पत्र दे दिया। इनकी संख्या हजारों में थी जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया। सरकार जो भी काम करती थी, जो भी काम करना चाहती थी, सब उन्होंने बहिष्कार किया। अंग्रेजों के साथ सहयोग बंद। ये असहयोग आंदोलन था। लेकिन ऊपर वाला भी तो दिखता है। 1922 के फरवरी महीने के पहले सप्ताह में चौरी चौरा कांड हुआ।
उसमें चौरी चौरा में उत्तेजित ग्रामीण भीड़ ने पुलिस वालों को पुलिस थाने में आग लगा करके 21 जवानों को मार डाला, जला डाला। और जब महात्मा गांधी ने देखा कि हमारा यह आंदोलन असहयोग आंदोलन हिंसात्मक रुख ले चुका है, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अब हम स्वतंत्रता के नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन इस एक घटना ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए, समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी को मजबूर किया। सब ने एक स्वर से महात्मा गांधी की आलोचना की, कोई भी ऐसा नहीं बचा जिसने महात्मा गांधी की आलोचना न की। लेकिन सत्य अहिंसा पर अडिग व्यक्ति महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा, हिंसा नहीं मतलब नहीं। और इस एक घटना ने, मैं सोचता हूं कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। आगे चल करके अंग्रेज अधिकारियों ने इस चीज को स्वीकार किया था कि यदि 6 माह भी असहयोग आंदोलन पर चल जाता तो हमें 1922 में ही भारत को आजादी देने के लिए बाध्य होना पड़ता। लेकिन महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। साध्य और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। यदि साध्य पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। ये असहयोग आंदोलन, दुनिया ने इस चीज से देखा कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या एक राष्ट्र के पराधीन लोग बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं और देश को आजादी दिला सकते हैं, शासन को हिला सकते हैं, शासन को सदाचरण के लिए बाध्य कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन दुनिया का सबसे पहला ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव गिरा। और जब 1930 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? वस्तुतः भारत में सांप्रदायिक समस्या उस समय से शुरू हो चुकी थी और भारतीय समस्या का कोई निराकरण नहीं हो पा रहा। कांग्रेस जो बात कहती मुस्लिम लीग विरोध करता, मुस्लिम लीग जो बात कहता कांग्रेस उसका विरोध करती। दोनों के बीच और भी ऐसे वर्ग संप्रदाय उत्पन्न हो गए थे जिनके बीच कोई मेल नहीं था। तो इस समस्या पर विचार करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गोलमेज सम्मेलन आहूत किया। कहां? लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1929, 1930, 1931 में। 1929 के गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। 1930 में महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन पहुंचे। गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कहीं पर मीटिंग पर बैठे हैं, मीटिंग में यदि एक के बाद एक दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन इस प्रकार से यदि बैठने की व्यवस्था की जाती है तो उसमें लोगों के मन में यह भावना आ सकती है कि जो सामने बैठा है वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर या आखिरी में जो बैठा है वो सबसे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इस प्रकार के विवाद को दूर करने के लिए एक गोल मेज, राउंड टेबल बनाया गया और उसके चारों ओर गोल करके सभी प्रतिनिधि बैठे ताकि किसी को यह महसूस न हो कि वो अति महत्वपूर्ण है, हम महत्वपूर्ण नहीं। किसी को गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। तो इस गोलमेज सम्मेलन के लिए जब महात्मा गांधी भाग लेने के लंदन पहुंचे तो सम्मेलन तो असफल होना ही था, असफल हुआ। ब्रिटिश सम्राट ने संदेश भिजवाया कि महात्मा गांधी को कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। महात्मा गांधी ने कहा ठीक, मिल लेंगे। समय तय हुआ, तिथि तय हुई। महात्मा गांधी बकिंघम पैलेस पहुंचे तो राजमहल के अधिकारियों ने कहा कि आप ये वस्त्र पहनिए, ये घुटने तक धोती और अंगोछा में आप सम्राट, हमारे सम्राट से नहीं मिल सकते, उनसे मिलने का एक डेकोरम है। आप उस कपड़े पहनिए, सिर में लगाइए, उसके बाद मिलिए। महात्मा गांधी ने कहा नहीं,
मैं यदि तुम्हारे सम्राट से मिलूंगा तो इसी में अपने वस्त्र में मिलूंगा। तो अधिकारी ने कहा फिर आप नहीं मिल सकते। महात्मा गांधी ने कहा मुझे तुम्हारे सम्राट से कोई मतलब नहीं, मैं चला। महात्मा गांधी वापस आ गए। बिना मिले सम्राट को सूचित किया गया कि ऐसी ऐसी बात है और महात्मा गांधी जा चुके हैं। सम्राट ने कहा गांधी को मुझसे मिलना नहीं था, मुझे गांधी से मिलना है। वो जिस वेश में आना चाहें उनको बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगा। ये है आत्मबल पर आधारित अहिंसात्मक आंदोलन, सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन। नहीं तो महात्मा गांधी था क्या वो शारीरिक दृष्टि से सबल थे? नहीं। जो ये होता आत्मबल, आत्मबल हमेशा शारीरिक बल के ऊपर होता है। तो खैर असहयोग आंदोलन असफल हुआ। ये महात्मा गांधी का क्रियान्वयन था, महात्मा गांधी के मस्तिष्क की ये सबसे बड़ी चीज थी। दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह 30-31 में हुआ। दांडी मार्च से इसका प्रारंभ हुआ और नमक कानून तोड़ करके भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या है? सविनय विनम्र होकर, अवज्ञा किसकी अवज्ञा? कानून की अवज्ञा। विनम्र होकर के किसी कानून विशेष का विरोध करना। कैसे? मान लीजिए एक उदाहरण है केवल, मान लीजिए किसी प्राचार्य ने अपने स्कूल में यह आदेश दिया कि कल से कोई भी विद्यार्थी जूता पहनकर नहीं आएगा। तो जूता नहीं पहनेंगे तो कैसे करके आएंगे? कोई भी विद्यार्थी इसे उचित नहीं मानता। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत क्या करेगा? सभी विद्यार्थी जूता पहनकर आएंगे, मतलब प्राचार्य के उस आदेश का विरोध करेंगे। ठीक? बाकी जो भी नियम है, बाकी जो भी स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, सबका पालन करेंगे, लेकिन जूता पहन कर आएंगे, मतलब जूते नहीं पहनने के कानून का विरोध करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके एवज में, इस कानून के, इस आदेश के उल्लंघन के एवज में उन्हें जो भी सजा मिलेगी, सभी सजाओं को सहर्ष स्वीकार कर देंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भी ब्रिटिश सरकार की धूल बजा दी थी। तीसरा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1942 में शुरू हुआ। विनोबा भावे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक एक करके सत्याग्रह कर। फिर है, अगला है उपवास। उपवास से दो प्रकार के लक्ष्य से पूरे होते हैं। एक उपवास से आत्मशुद्धि होती है। आजकल तो उपवास को छोड़ दीजिए, हमेशा चाय पीते रहते हैं, दही लस्सी खाते रहते हैं, ये नहीं, शुद्ध घी का बना हुआ ये सब चीजें का नहीं। उपवास का मतलब होता है भोजन या पानी बिल्कुल ही छूना। तो उपवास से शरीर शुद्ध होता है। और दूसरा, उपवास से अन्याय का विरोध किया जा सकता है कि तुम जब तक मेरी बातों को नहीं मानोगे तब तक मैं अन्न जल पूरा छोड़ देता हूं। ये उपवास है। इस प्रकार से विरोध करना। फिर है हिजरत। हिजरत का मतलब होता है देश छोड़कर चले जाना। यदि मान लीजिए कोई राजा गलत कानून बनाता है या दोषपूर्ण कानूनों का निर्माण करता है, तो जनता क्या करती है? जनता उस देश को छोड़ करके दूसरे देश में चली जाती है। इसे कहते हैं हिजरत। मान लीजिए कोई शिक्षक अपने क्लास में जाकर कोई ऐसी बात कहता है या कोई ऐसा आदेश जारी करता है जिसे विद्यार्थी पसंद नहीं करते। क्या करेंगे?
क्लास छोड़कर के सब विद्यार्थी बाहर आ जाएंगे। अब वह शिक्षक टेबल कुर्सी तो थोड़ी तो पढ़ाएगा। तो ये है हिजरत, मतलब देश छोड़कर चले जाना या क्लास छोड़कर के चले जाना। प्रेरणा ऐसे मत लीजिए। उदाहरण है आगे, धर्मा, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। आजकल आप देखते हैं कि महिलाएं विशेष करके शराब दुकान के सामने धरना देती हैं। ये धरना देना है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहां से नहीं टलेंगे। फिर हड़ताल, हड़ताल का मतलब होता है काम बंद करना। हम काम बंद कर देते हैं। कैसे? जैसे दुकानें बंद कर देना, स्कूल बंद कर देना, अस्पताल बंद कर देना, परिवहन सेवा को ठप्प कर देना, बिजली बंद कर देना, ये सब हड़ताल का मतलब। जो काम हो रहा है, जो व्यवस्था स्थापित की जाती है, उस सभी व्यवस्थाओं को बंद कर देना, इसे कहते हैं हड़ताल। और अगला है सामाजिक बहिष्कार, हुक्का पानी बंद कर देना। ये अभी भी हुक्का पानी कभी कहीं कहीं गांव में, सुदूरवर्ती गांव में देखने सुनने को मिलता है, जिसके अंतर्गत एक परिवार विशेष का सामाजिक बहिष्कार गांव वाले करते हैं। ये सामाजिक बहिष्कार, महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार का कार्यक्रम चलाया। ये सत्याग्रह के अनेक रूप हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी हिंसा नहीं है, कहीं पर भी असत्य भाषण नहीं है, कहीं पर कोई नारेबाजी नहीं है, घेराव नहीं है, विरोधी को मारपीट करना नहीं है। ये सत्याग्रह है। तो 3 सिद्धांत हैं महात्मा गांधी के, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह। चौथा पॉइंट देखिए, चौथा है साध और साधन के पवित्रता। साध जितना पवित्र हो, साधन को भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। अभी चौरी चौरा कांड के बारे में मैंने आपको बताया। हम हिंसा पर आधारित स्वतंत्रता नहीं चाहते, या महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता के लिए हमें हिंसा नहीं, अहिंसात्मक सत्याग्रह करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। इस बारे में मैकियावेली ठीक बोलता है, मैकियावेली इसके ठीक विपरीत बोलता है। साध्य की पवित्रता साधन को भी पवित्र बना देती है, लेकिन महात्मा गांधी साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल देते हैं। फिर है राजनीतिक आध्यात्मिकरण। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, महात्मा गांधी की देन है यह कि उन्होंने राजनीतिक आध्यात्मिकरण किया। प्लेटो के विचार में राजनीति नैतिकता दोनों मिले हुए थे। अरस्तु ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, राजनीति और नैतिकता को अलग किया। संपूर्ण मध्य युग में, मतलब ईस्वी सन 1 से लेकर के लगभग 1500 ईस्वी तक धर्म और राजनीति मिश्रित रही। जो भी विचार यहां पर प्रतिपादित किए गए धार्मिक थे, राजनीतिक थे, क्योंकि धर्म और राजनीति में भिन्नता नहीं रखी गई। इसके बाद मैकियावेली आया। मैकियावेली ने राजनीति से धर्म को अलग कर दिया और शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। तो राजनीति से नैतिकता भी अलग हो गई, धर्म भी अलग हो गया। शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन मैकियावेली के बाद होने लगा। मैकियावेली से शुरू हुआ और मैकियावेली से लेकर के आज तक जितने भी विचारकों ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया है, शुद्ध राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है। लेकिन महात्मा गांधी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया, मतलब धर्म और राजनीति दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हुए राजनीति में धार्मिक सिद्धांतों का उपयोग किया। जैसे सत्य और अहिंसा है, ये तो व्यक्तिगत चीजें हैं, ईश्वर पर विश्वास करने की बात ये महात्मा गांधी ने राजनीति में कही और उनके पूरे विचार ईश्वरीय हैं, एक ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। तो महात्मा गांधी को इस श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने राजनीति को शुद्धिकरण किया, राजनीति को शुद्ध किया। फिर
मानव स्वभाव। मानव स्वभाव के बारे में विभिन्न विचारक अपनी अपनी बातें कहते हैं। महात्मा गांधी ने बिल्कुल संतुलित विचार व्यक्त किया है। कहते हैं मनुष्य में दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, उसमें दैवी प्रवृत्ति भी पाई जाती है, आसुरी प्रवृत्ति भी पाई जाती है। दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो आसुरी प्रवृत्तियों को छोड़े, उसका दमन करे और दैवी प्रवृत्तियों का पालन करे। दैवी प्रवृत्ति के अनुसार उसे आचरण करना चाहिए। फिर राज्य के बारे में महात्मा गांधी ने लिखा। महात्मा गांधी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। दार्शनिक अराजकतावादी, दार्शनिक हैं लेकिन कैसे अराजकतावादी। अराजकता का तात्पर्य होता है अराज, राज्य नहीं, राज्य की अनुपस्थिति, हमें राज्य नहीं चाहिए, ये अराजकतावाद है। जैसे महात्मा गांधी, जैसे कार्ल मार्क्स कहता है राज्यहीन समाज, तो कार्ल मार्क्स राज्य का विरोध करता है। क्यों? क्योंकि राज्य शोषण करने वाली संस्था है। जब समाज में शोषण ही नहीं रहेगा तो राज्य अनुपयोगी हो जाएगा, राज्य कुंभला जाएगा। महात्मा गांधी भी राज्य की आलोचना करते हैं। क्यों आलोचना करते हैं? महात्मा गांधी कहते हैं कि नैतिकता का विकास नहीं होता। नैतिकता मतलब हमको जो करना चाहिए उसको नैतिकता कहते हैं। जैसे कोई भी सम्मानीय व्यक्ति हमारे सामने आया, हमें उसका नमन करना चाहिए, हमें उनसे नमस्ते या नमस्कार करना चाहिए। तो नमस्कार या नमन जो होता है, सम्मान का जो भाव होता है, यह नैतिकता है, अंदर से निकलता है। इसलिए कहते हैं रिस्पेक्ट नॉट डिमांडेड, इट इज कमांडेड। नमस्ते या सम्मान दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। तो नैतिकता का विकास बाध्यकारी अवस्था में नहीं हो सकता। क्या ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि प्रत्येक छोटा व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति को नमस्ते करेगा, पांव छुएगा, हाथ जोड़ेगा, नमस्कार करेगा? ये सब नो, क्योंकि नैतिकता है और नैतिकता का विकास बाध्यकारी परिस्थिति में नहीं हो सकता। और राज्य के कानून व्यक्ति को हर काम करने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी राज्य का विरोध करते हैं। फिर हिंसा पर आधारित है। राज्य का तो हर काम दंड पर चलता है, शक्ति पर चलता है। पुलिस शक्ति, सैनिक शक्ति बल के आधार पर चलता है। और जहां बल का प्रयोग हुआ, शारीरिक बल का, हिंसक बल का जहां प्रयोग हुआ, महात्मा गांधी उसका विरोध करेंगे। और राज्य बिना बल के अपने अस्तित्व को ही नहीं रख सकता। राज्य में बिना बल के क्या स्थिति होती है 1962 के युद्ध पर हमने देख लिया। और शक्ति में निरंतर वृद्धि, राज्य की शक्ति में निरंतर वृद्धि हो रही है। जबकि महात्मा गांधी राज्य के कार्य क्षेत्र को कम करना चाहती थी और व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थे। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी राज्य नाम की संस्था के आलोचक हैं। इसलिए उनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। तो वो राज्यहीन लोकतंत्र के पक्ष में, अहिंसात्मक समाज के पक्ष में। राज्यहीन लोकतंत्र, जैसे मार्क्स ने कहा था राज्यहीन समाज, महात्मा कार्ल मार्क्स ने कहा था, गांधी जी कहते हैं राज्यहीन लोकतंत्र और अहिंसात्मक समाज। ये राज्य के बारे में विचार हुआ। फिर है 8वां व्यक्ति साध्य राज्य साधन। व्यक्ति साध्य है राज्य साधन, जैसे व्यक्तिवादी विचारक करते हैं। व्यक्ति साध्य है राज्य साधन, मतलब व्यक्ति का हित महत्वपूर्ण है, राज्य का हित गौण है। व्यक्ति की तुलना में राज्य के हितों को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए ताकि व्यक्ति अपना संपूर्ण और सर्वांगीण विकास कर सके। संसदीय शासन नहीं, ग्रामीण प्रजातंत्र, ये एक महत्वपूर्ण विचार है। ग्रामीण प्रजातंत्र, संसदीय शासन नहीं। ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का महात्मा गांधी कटु आलोचना करते थे और ग्रामीण प्रजातंत्र को स्वीकार करते। ग्रामीण प्रजातंत्र का मतलब क्या है? ग्रामीण प्रजातंत्र जैसे वर्तमान समय में गांव में ग्राम पंचायत होती है, तो महात्मा गांधी कहते हैं हर गांव में ग्राम पंचायतें होंगी।
सभी सरपंच मिलकर के जनपद पंचायत के मुखिया का निर्वाचन करेंगे। सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष प्रांत में राज्यपाल का निर्वाचन करेंगे और सब राज्यपाल मिलकर के एक राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। मतलब अंतिम शक्ति ग्रामीण क्षेत्र में हो, जिसे ग्रामीण प्रजातंत्र कहते हैं। इसी को राजनीतिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब बंटा हुआ, केंद्रीकरण का मतलब एक जगह जमा होना। तो महात्मा गांधी ग्रामीण लोकतंत्र के पक्षधर है। वर्तमान समय में जो व्यवस्था है उसके अनुसार केंद्र में केंद्रीय सरकार, प्रांत में प्रांतीय सरकार और जिले में भी जिला सरकार नहीं बनाया, जिला प्रशासन है। तो महात्मा गांधी ग्राम पंचायत व्यवस्था के सबसे बड़े पक्षधर थे और ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ग्राम पंचायत को शक्तियों का मूल केंद्र मानते थे। ये तो उनका ग्रामीण लोकतंत्र। फिर है राजनीतिक विकेंद्रीकरण। अभी इसकी चर्चा भी शक्तियां बटी होनी चाहिए। कभी भी शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ उससे तानाशाही आती है। दुनिया में आज तक जितने भी तानाशाह हुए वो सब शक्तियों को अपने हाथ में रखते हैं, हर विषय पर खुद निर्णय लेते हैं, इसलिए उनकी तानाशाही होती है। इसी प्रकार से आगे है आर्थिक विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत महात्मा गांधी हथकरघा उद्योगों को स्वीकार करते, उसको चाहते हैं। बड़े बड़े उद्योग धंधों के बिल्कुल कटु आलोचक, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं, पूंजी का एकत्रीकरण होता है। जबकि ग्रामीण हथकरघा उद्योग के अंतर्गत हर हाथ को काम मिलता है, बेरोजगारी उसमें नहीं रहती और हर व्यक्ति काम करेगा तो उसके दिमाग में खाली शैतान नहीं होंगे। तो महात्मा गांधी बड़े बड़े उद्योग धंधों के, यहाँ तक कि रेलवे के भी आलोचक हैं, क्योंकि वो भी बड़े पैमाने पर चलता है। एक ही ट्रेन में हजारों लोग एक साथ यात्रा करते हैं, तो ऐसे जो जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं उसका भी विरोध करते हैं, ताकि पूंजी का एकत्रीकरण न हो। पूंजी का एकत्रीकरण होने से शोषण बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी। ये सब महात्मा गांधी नहीं चाहते। और पूंजी का केंद्रीकरण से अस्तेय और अपरिग्रह ये दोनों चीजें प्रभावित होती हैं। फिर वर्ण व्यवस्था। महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं। इसलिए नहीं कि इससे वर्ग विभेद होता है, इसलिए कि वर्ण व्यवस्था से यदि व्यक्ति अपने पैतृक या वंश के अंतर्गत जो काम होते हैं उस काम को करेगा तो उसमें कुशलता आए, कार्य कुशलता उसकी बनेगी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में के डीएनए में उसके पिता और उसके दादा इन सभी के कार्यों का प्रभाव पाया जाता है। जैसे एक शिक्षक का बेटा बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, एक नेता का बेटा बहुत अच्छा नेता हो सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं इन सबको वर्ण या पूरे देश में वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ण भारत में देख लीजिएगा, पुराने भारत के किसी भी पुस्तक को देख लीजिए, कहीं पर भी वर्ग विभेद नहीं पाया जाता था। समाज का हर व्यक्ति अपना निर्धारित काम करता था और कहीं पर भी मतभेद या वर्ग भेद की बात नहीं होती थी, उनके बीच समन्वय हमेशा बना रहा था। तो महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक पक्ष में। और आखिरी में न्यास सिद्धांत। न्याय नहीं, न्यास। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप क्या है? इसका दूसरा शब्द है संरक्षकता का सिद्धांत। मतलब महात्मा गांधी का यह कहना है, हो सकता है आपको हंसी आए, लेकिन अर्थ तो आपको जानना पड़ेगा। महात्मा गांधी कहते हैं जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं या जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी पैसा, जब तो हर कोई करता है, जो भी पैसा कमाता है
वह अपने न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे और उसके बाद जितना पैसा बचे वह उसका मालिक या स्वामी न होकर के उसका संरक्षक बने और उस पैसे का उपयोग वह गांव के, शहर के, अपने ब्लॉक के या देश के विकास में उस पैसे का उपयोग करें। ये संरक्षकता का सिद्धांत और परिग्रह पर आधारित। मैं रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति या जो भी व्यक्ति जितना कमाई अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करे, ऐसा नहीं कि वो फिर एरोप्लेन में हमेशा उड़ता रहे, नहीं, अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम पूरा करने के बाद उसके बाद जो भी पैसे बचे उस पैसे का वह मालिक न कहला करके वह उसका संरक्षक कहलाए, गार्जियन कहलाए, उसका ट्रस्टी कहलाए और उस ट्रस्टी के रूप में उस संपत्ति का उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए करें। ये अपरिग्रह पर आधारित है, इसको न्यास सिद्धांत कहते हैं। ये है महात्मा गांधी के प्रमुख राजनीतिक धार्मिक विचार। अब जरा आलोचना करते हैं, क्योंकि आलोचना से सभी चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं, उसका पक्ष विपक्ष कभी बेसी सब पता चल जाता है। तो आलोचना में सबसे पहले मानसिक हिंसा। देखा, पहला प्रहार हो गया। मानसिक हिंसा कैसे? तुम ये काम करो नहीं तो मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि खाना मेरा कुछ नहीं करोगे, यहां से नहीं हटूंगा। एक तरफ शारीरिक हिंसा है कि तू ये काम कर नहीं तो मैं तेरे को मार डालूंगा। दूसरी तरफ मानसिक हिंसा है, तू ये काम कर नहीं तो देख मैं अपने को कष्ट दूंगा। तो हिंसा तो दोनों जगह है, एक तरफ शारीरिक है, दूसरी तरफ मानसिक है। उस पर मानसिक रूप से दबाव डाला जाता है सत्याग्रह में कि तू ऐसा करने के लिए बाध्य है, नहीं तो देख यहां से हटेंगे नहीं, तेरे घर के सामने से नहीं हटेंगे। तो सत्याग्रह मानसिक हिंसा का एक रूप है। दूसरा है सत्याग्रह असामयिक। प्रश्न यह उठता है कि यहां पर सत्याग्रह लोग कर रहे हैं, या जैसे चीन ने भारत पर आक्रमण किया, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना क्योंकि अहिंसा है। तो प्रश्न उठता है कि यहां पर लाखों की भीड़ जमा होकर के सत्याग्रह कर रही है, उधर से चीनी फाइटर बम वर्षक हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, बम गिराते हैं। क्या उस पायलट को दिखेगा कि वहां पर लोग सत्याग्रह कर रहे हैं? तो क्या सत्याग्रह आज के जमाने में उपयोगी है? क्या बड़े बड़े युद्धों में इसका उपयोग किया जा सकता है? ये सर्वथा असामयिक है, इसे आज के जमाने में लागू नहीं किया जा सकता। और दूसरा, सत्याग्रह का दुरुपयोग हो रहा है पूरे भारत में। देख लीजिए, आए दिन हड़ताल, बंद, रैली, प्रदर्शन, जुलूस, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? उनसे पूछिए आप क्यों कर रहे हैं? महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था, इसलिए तो कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी ने एक नेक इरादे से उन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग किया। और आज हम अपनी निर्वाचित सरकार को हटाने के लिए इन्हीं उपायों का सहारा ले रहे हैं। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में जब असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा चल रही थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था, मिस्टर गांधी, मान लीजिए आप अभी असहयोग आंदोलन कर रहे हैं और हम मान लेते हैं कि भारत को आजादी मिल गई या मिल जाती है, आप अपनी सरकार की स्थापना कर लेते हैं। कल को यदि भारत की जनता अपनी निर्वाचित सरकार को हटाने के लिए इसी प्रकार के असहयोग आंदोलन करती है तो आप क्या करेंगे? और यही हो रहा है। महात्मा गांधी इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आज यही हो रहा है। सीधी सी बात है कि यदि हम एक सरकार को निर्वाचित करते हैं, उसका कार्यकाल 5 साल है, हम उसको 5 साल तक निर्बाध रूप से
शासन करने का अवसर दे रहे हैं। आए दिन हड़ताल, जुलूस, आंदोलन, तमाम चीजें चलते रहती हैं। विरोधी दल ने तो ठान लिया है कि सरकार जो भी करेगी हम उसका विरोध करेंगे, एक वेतन को छोड़कर। वेतन वृद्धि के बारे में जो प्रस्ताव आएगा सब हाँ, बाकी सरकार जो भी करे हम उसका विरोध करेंगे। ये सब महात्मा गांधी का ही सिखाया हुआ है। महात्मा गांधी का इरादा नेक था, हम उस इरादे को छोड़ दिए हैं, अपनी ऊंचाई पर आ गए। फिर वर्ण व्यवस्था अनुचित। आज के जमाने में वर्ण व्यवस्था उचित नहीं है कि स्वीपर का बेटा हमेशा स्वीपर ही बनेगा, मोची का बेटा मोची ही बनेगा, नाई का बेटा नाई का ही काम करेगा, ये उचित नहीं है। वर्ण व्यवस्था को आज के जमाने में लागू किया जाना ठीक नहीं है। कम से कम वर्तमान समय में जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है उसके संदर्भ में तो ठीक कहा नहीं जा सकता। फिर अहिंसा को अधिक महत्व दिया। पूरी दुनिया में हिंसा हुई है, किसी भी एक देश का नाम बता दीजिए जहां पर हिंसा न हुई। हर जगह हिंसा है, लेकिन हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसको न चाहते हुए स्वीकार किया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी ने अहिंसा को ज्यादा महत्व दिया। और आज के जमाने में यदि अहिंसा को इस प्रकार से हम सत्याग्रह करके अहिंसा का विरोध करें, अहिंसा का पालन करें, तो फिर देश का भला नहीं होगा। आर्थिक विकेंद्रीकरण, बड़े बड़े उद्योग धंधों, कल कारखानों का विरोध करते हैं महात्मा गांधी। आर्थिक विकेंद्रीकरण ठीक नहीं है। ठीक है, इससे शोषण बढ़ता है, पूंजी का केंद्रीकरण बढ़ने से अनेक प्रकार की बुराइयां सामने आती हैं, ठीक है, लेकिन आर्थिक विकेंद्रीकरण कि कोई भी व्यक्ति धनी नहीं होगा, जो धनी व्यक्ति होगा वो संरक्षक मात्र होगा, ट्रस्टी मात्र होगा, ये संभव नहीं। और न्यास अव्यापारिक है। व्यक्ति की सबसे अधिक प्रवृत्ति उसकी संपत्ति में होती है। मैं केवल बोलता है ना, व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन वह अपने पैतृक संपत्ति को छीनने वाले को नहीं भूल सकता। व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि जब मरेगा वह कुछ भी लेकर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जीवन भर संपत्ति एकत्रीकरण में लगा रहता है। ये तो उसकी प्रवृत्ति है। आप उसके मूल प्रवृत्ति से व्यक्ति को कैसे वंचित कर सकते हैं? और महात्मा गांधी कहते हैं कि हर व्यक्ति उस संपत्ति का ट्रस्टी बनकर, संरक्षक बनकर के उसका उपयोग करेगा देश के लिए। ये संभव नहीं है। ये महात्मा गांधी के विचारों की आलोचना है। इस आलोचना के संदर्भ में फिर अब देव के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। सत्य और अहिंसा, ये महात्मा गांधी की सबसे बड़ी देन है। पूरी दुनिया में सत्य और अहिंसा जैसे शस्त्रों का प्रयोग केवल महात्मा गांधी ने राजनीति के क्षेत्र में किया। दुनिया भर में इसका और कोई उदाहरण नहीं मिलता, इसलिए महात्मा गांधी को सब कोई श्रेष्ठ मानते हैं, अच्छा मानते हैं। दूसरा राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। आजकल की राजनीति क्या है? ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। वार मतलब पॉलिटिक्स। तो ऑल इज फेयर इन पॉलिटिक्स। राजनीति में जो करो सब सही है, क्योंकि नैतिकता उसमें नहीं होती, उसमें अध्यात्म का तथ्य नहीं होता। खुद तो सभी प्रकार के कर्म करेंगे और बोलेंगे सरकार को नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। खुद अनैतिक हैं और सामने वाले से नैतिकता के बल पर, नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र की मांग करते हैं। तो राजनीति में जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है, लेकिन राजनीति का आध्यात्मिकरण महात्मा गांधी ने करके शुद्ध राजनीति का, राजनीति को शुद्ध करने का प्रयास किया। साधन और साधन की कोई बात, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता कि साध्य और साधन दोनों को पवित्र होना चाहिए, उसके अनुसार व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए। फिर है न्यास सिद्धांत, भी एक पवित्र सिद्धांत है। यदि व्यक्ति में इतना त्याग का भाव आ जाए तो देश कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन उस देश में जहां पर कि करोड़ों रुपये एक छोटे छोटे कर्मचारी के घर से करोड़ों रुपए कैश मिल रहे हैं, वहां पर न्यास की बात सोचना पागलपन है। हम कम से कम अपने देश में जहां पर भ्रष्टाचार में
हर व्यक्ति, हर बड़ा व्यक्ति आकंठ डूबा हुआ है, वहां पर न्यास की बात करना हास्यास्पद है। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी किस स्तर के में जाकर के वो सोचते ही, उस स्तर पर न्यास सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। और एक कर्मयोग भी, महात्मा गांधी पहले करते थे, उसके बाद बोलते थे। उनका कोई भी सिद्धांत, यहाँ पर जितने भी चीजों का उल्लेख किया गया है, सबसे पहले उन्होंने उसका प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने उसके बारे में लिखा। तो कर्मयोग के रूप में हम मानते हैं। इतना मानना पड़ेगा कि आज तक दुनिया में जितने भी व्यक्ति हुए हैं, उनमें महात्मा गांधी का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद इस चीज को विश्वास करेगी या नहीं करेगी, शायद न करेगी, कि भारत में एक व्यक्ति हार और मांस का एक पुतला ऐसा गांधी के नाम से जन्म लिया था, जिसने इतने इतने कार्य किए। ये महात्मा गांधी के विचारों का एक व्याख्यान है, एक चर्चा है। और कहना चाहिए कि महात्मा गांधी के समान ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध आदर्श सामने प्रस्तुत करता है, हमारे सामने करता है, जिसमें स्वार्थ का लेस भी नहीं है, जो शुद्ध पवित्र भावना से लेकर काम करता है, उसको एक सम्मान दिया जाना चाहिए। भले ही भारत में आज महात्मा गांधी के द्वारा बताई गई किसी भी नीति का पालन नहीं होता। आज महात्मा गांधी यदि अचानक जन्म ले लेते हैं, अचानक प्रकट हो जाते हैं, तो वो अपने भारत को विश्वास नहीं करेंगे, या भारत की राजनीति को देख करके शायद उन पर बड़ी आत्मग्लानि होगी। लेकिन इतना होने के बावजूद आज महात्मा गांधी पूरे देश के रग रग में रचे बसे हैं। इसलिए देखिए, कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी की आलोचना नहीं करता। ये महात्मा गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ आज का व्याख्यान पूरा हुआ। अगले व्याख्यान में हम कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों के विचारों की तुलना करेंगे, देखेंगे उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है। आप सभी को